हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनफ्यूज एकेडमी में। तो जैसा कि आपको ये पता है कि क्लास 8 की एनसीईआरटी की साइंस की हम बुक रीड कर रहे हैं और इसका जो चैप्टर नंबर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम रीड कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट पेज है वो हमने कल रीड किया था और हमने इसमें ये पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन है, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गाई और वायरसेस। ठीक, प्रोटोजुआ, फंगाई, ये सब क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए देख सकते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और माइक्रोस्कोप एक ऐसी तरीके की डिवाइस है जो छोटी से छोटी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी छोटी चीज़ हमें बड़ी करके दिखा देता है कि जस्ट इमेजिन। आप सोचिए कि इतनी छोटी सी चीज़ जो हमें अपनी खुली आंखों से नहीं दिख रही है और मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं दिख रही है, वो हमें माइक्रोस्कोप इजीली मैग्नीफाई करके दिखा देगा। मैग्नीफाई का सेंस ये है कि बड़ा करके दिखा देगा। ठीक। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। ठीक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजुआ। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी होते हैं। मतलब जैसे कि आपको पता है ना कि हमारी बॉडी या हम सेल से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि सेल जो क्या है, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, किसी भी जीवित चीज की सबसे छोटी से छोटी इकाई। मतलब आप ये कह सकते हो कि कोई भी चीज छोटी से छोटी चीज से जिससे मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं, सेल। अब सेल जो है वो सिंगल सेल भी हो सकती है और मल्टीपल सेल भी हो सकती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से बनते हैं, जैसे कि क्या क्या, बैक्टीरिया, कुछ एल्गी और कुछ प्रोटोजोआ। और मल्टी सेलुलर, मतलब कि जिसमें एक से ज्यादा सेल हो, सच एज मैनी एल्गी, मतलब बहुत सारे एल्गी ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं और बहुत सारे एल्गाई ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं। एंड फंगाई, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। मतलब कि ये जो है वो लिव करते हैं, मतलब रहते हैं हर तरीके के एनवायरनमेंट में, मतलब कि चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म हो। ठीक। एंड डिजर्ट्स, मतलब रेगिस्तान में, टू मार्शी लैंड, मतलब कि जो रेगिस्तान के अलावा जो जगह है वहां पर भी रहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है, जो ठंडा एरिया है, जो गर्म एरिया है, जो रेगिस्तान है, जो उसके अलावा जो एरिया है, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दे आर आल्सो फाउंड इन इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। मतलब कि ये एनिमल की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं और एनिमल तो छोड़े, या आपकी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिट फ्रीली। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाकर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली रहते हैं। ठीक। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ वायरस, मैंने आपको बताया था कि वायरस एक इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है जो अपने लिए एक घर ढूंढता है, वहां जाकर वो बैठ जाता है, मेहमान नवाजी में जाता है और अपने आप को डबल तिबल चबल करता है, और बदले में दूसरे बंदे को क्या देता है जिसके घर में वो जाता है, मतलब यानी कि उसकी बॉडी में एंटर करता है, उसको बीमारी देता है या फिर मौत दे देता है। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लिव्स। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे जिंदगी के अंदर एक बहुत ही खास तरीके का रोल प्ले करती है। मतलब खास तरीके का रोल प्ले करती है, इसका मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्वपूर्णता है, वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। वो कैसे है वो आप आगे समझेंगे। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड काउजेस डिसीजेस। मतलब कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं, जबकि कि कुछ जो है वो बहुत हार्मफुल यानी कि खतरनाक साबित होते हैं, और जिसकी वजह से हमें बीमारी हो जाती है। जिस तरीके से आप समझ लीजिए कि अभी कुछ साल पहले यानी कि एक वायरस आया था जिसका नाम था कोरोना वायरस। आप सभी उसके बारे में जानते होंगे कि पूरा देश और पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी उस वायरस से। तो वो वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उस वायरस में कितनी
जिंदगियां ले ली और कितनों की जिंदगियां बदल दी। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया में उसने उथल पुथल मचा दी। तो वो भी एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो पहले वाली लाइन लिखी हुई है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लिव्स, तो ये इसी बात की तरफ इशारा है। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद भी हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है और क्या कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे दोस्त हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो बहुत तरीकों के लिए यूज करा जाता है, बहुत चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। अब आप सोचिए, जो आप दही खाते हैं, ब्रेड खाते हैं और जो आप केक खाते हैं बर्थडे पार्टी वगैरह में, तो उनको तैयार करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद ली जाती है। उनके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो वो ना आप दही खा पाएंगे, क्योंकि दही बनेगा ही नहीं, तो आप खाएंगे क्या, ना ब्रेड बनेगी और ना ही केक बनेगा। ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, मतलब बहुत साल पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक। मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा आपको कि दही के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग या आपके घर में भी लोग कहते होंगे कि ये जो दही खा रहे हैं उसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। वो कीड़े आपको दिखते नहीं है, वो इतने छोटे होते हैं कि वो आपको आपकी आंखों से दिखेंगे नहीं जब तक कि आप उसको माइक्रोस्कोप से ना देखो। ठीक। उसके अंदर भी बैक्टीरिया है। अब वो बैक्टीरिया जब हम खा रहे हैं, वो हमारे मुंह के अंदर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए फ्रेंडली है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और फेसिस एक्सेट्रा। मतलब कि जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि वेजिटेबल्स का जो कचरा वगैरह होता है जो बचता है, ठीक, और जो एनिमल का वेस्ट होता है वो, ठीक, और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो कैसे करके वो हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रही है ना, उनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया भी एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो उनको खत्म करने में और बेसिकली एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने के लिए काम आते हैं। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट था, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल, ये जो है वो तोड़ लिए जाते हैं। ठीक है। इनटू हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब हो गया कोई नुकसान नहीं है उनसे, और यूजेबल का मतलब हो गया कि वो उपयोग में आ सके, उनका इस्तेमाल कर सके, ऐसे सब्सटेंस बनाए जाते हैं। जो कि किससे बनाए जाते हैं ऐसे सब्सटेंस? ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल। ठीक। जो ऐसे सब्सटेंस बनाए जाते हैं जो हार्मलेस हो और उपयोग में ला सकते हैं उनको हम, और उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके जरिए? बैक्टीरिया के जरिए। और बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा दोस्त हुआ ना। क्यों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या करा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने में हमारी मदद करी। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मतलब कि जो मेडिसिन हम लोग खाते हैं उसके अंदर भी बैक्टीरिया, मतलब वो मेडिसिन को बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। इससे पहले वाले जो चैप्टर आपने पढ़ा था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके अंदर भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को मेंटेन करता है, यानी कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को प्रोवाइड कराता है। वो बैक्टीरिया क्या था? उस बैक्टीरिया का नाम था राइजोबियम। शायद आपको याद होगा, अगर नहीं याद हो तो कहीं कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। वो बैक्टीरिया क्या नाम था? राइजोबियम। अब बैक्टीरिया है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब उस बैक्टीरिया ने सॉइल के अंदर नाइट्रोजन प्रोवाइड कराई, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ी। तो उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक, उसका नाम क्या है? राइजोबियम। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मतलब कि
दही और ब्रेड कैसे बनता है, ठीक। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। मतलब कि आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि दूध से दही बनता है। ये बात क्लास 7 की बात नहीं है, ये सबको पता है बेसिकली। ये बहुत सारे लोगों के घर में भी बनता होगा, मेरे घर में भी बनता है, दूध से दही बनता है। लेकिन दूध से दही किसकी मदद से बनता है? ऐसे ही थोड़ी ना बन जाएगा कि दूध रख दिया और दही बन गया। दूध के अंदर एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जो कि दूध को दही बनाने में मदद करता है, ठीक। जैसे आप ये वाली लाइन पढ़िए, आई सॉ दैट माई मदर एडेड ए लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर्ड व्हाई। मतलब कि मेरी माँ ने क्या किया, एक थोड़ा सा वार्म दूध किया, दूध को जो है वो गर्म किया और उसके अंदर थोड़ा सा दही डाल दिया, और उन्होंने जो है वो उस दूध को जिसके अंदर उन्होंने दही डाला था 12 या 14 घंटे के लिए रख दिया, और नेक्स्ट डे हमने जब देखा तो वो दही बन चुका था। मैं हैरान थी कि भाई ऐसा क्यों, ठीक। अब आप ये जानेंगे कि दूध से दही कैसे बनता है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब दही के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। मतलब कि दही के बनने में मदद कौन करता है, कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। promotes the formation of curd, it multiplies in milk and converts it into curd। मतलब कि वो मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर एक है तो दो, दो है तो चार, चार है तो आठ, आठ है तो 16, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता रहता है और मिल्क को कन्वर्ट कर देता है काय के अंदर, कर्ड के अंदर। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, चीज के बनने में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम, अचार के बनने में भी, और बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनके बनने में बैक्टीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, रवा मतलब सूजी जिससे हलवा तैयार होता है। इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। मतलब कि आप ये समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है कि एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा इडलीज एंड भटूरा। मतलब कि जो रवा इडली बनती है ना, सूजी वाली इडली, सूजी की जो इडली बनती है, और जो भटूरा हम खाते हैं छोले भटूरे, तो उसका एक इंग्रेडिएंट है दही। जब भटूरे बनाए जाते हैं ना, भटूरे का जब आटा तैयार किया जाता है, मतलब मैदा तैयार की जाती है, तो उसके अंदर दही डाला जाता है। अब दही क्यों डाला जाता है, इसकी वजह भी है। जो भटूरे आप लोग खाते हो वो बहुत मुलायम होते हैं और मतलब फ्लफी टाइप के होते हैं, तो जो बैक्टीरिया कर्ड के अंदर है, अब उसमें भी, ये थोड़ी से डीपली बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको जनरली हिंट दे देता हूँ कि इडली आप जो खाते हैं ना वो भी फ्लफी होती है, जो भटूरा आप खाते हैं वो भी थोड़ा फ्लफी होता है, मतलब कि उस वो स्टिचेस टाइप का होता है, मतलब खिंचता है ज्यादा, ठीक। तो वो किसकी मदद से होता है, वो भी एक बैक्टीरिया की मदद से होता है। अब वो बैक्टीरिया कर्ड के अंदर है, कर्ड इसलिए उसके अंदर मिलाया जाता है। कैन यू गैस बाय, मतलब कि आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि फर्मेंटेशन क्या है। तो जब ये ईस्ट होता है ना, ईस्ट, ईस्ट एक तरीके का सब्सटेंस होता है, एक तरीके का केमिकल होता है जो ब्रेड मेकिंग में यूज करते हैं जो बेकरी वाले होते हैं, ठीक। बैक्टीरिया तो करता ही करता है वो काम फर्मेंटेशन का, लेकिन ईस्ट भी करता है। आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर। डोसा का जो बैटर तैयार कराया जाता है और जो चावल की जो इडली बनाई जाती है, तो वो जो बैटर तैयार करते हैं ना हम डोसे का, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से फेंटते हैं और कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, और उसके अंदर ईस्ट डाल देते हैं, या फिर बैक्टीरिया, ईस्ट इजीली मिल जाता है तो हम ईस्ट को डाल देते हैं। तो ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन कर देता है। फर्मेंटेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी बैटर है हमारा, चाहे वो डोसे का हो या फिर इडली का हो, तो उस बैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है। मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, जिससे क्या है वो, आप इस तरीके से समझें कि अगर आपने डोसे का बैटर तैयार किया, डोसे का बैटर तैयार करने के बाद आपने उसको एक बर्तन के अंदर रख दिया, और वो बर्तन 1 लीटर का है, और जो आपने बैटर तैयार किया है वो बैटर आधा लीटर ही कंटेन हो पाया उस बर्तन के अंदर। आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से फेंटा और उसके अंदर थोड़ा सा ईस्ट डाल दिया। आप थोड़ी देर के बाद जब देखोगे, 1 या 1.5 घंटे बाद,
वो आधे लीटर से बढ़कर 1 लीटर हो जाएगा। तो दैट्स कॉल्ड फर्मेंटेशन। और बाकी डिटेल में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा कि व्हाट इज फर्मेंटेशन। और इसी के साथ ये वाला पेज मैं कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।